हेलो स्टूडेंट्स, एनके साइंस ग्रुप में आपका स्वागत है। इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने क्वेश्चन किया था और वो क्वेश्चन था आपके पास में कि एक ऐसे कण का नाम बताइए जो कण क्या होता है, उदासीन होता है। बाई मिस्टेक उसमें हमने प्रोटॉन बोला था, प्रोटॉन नहीं होता भी। हमने समझाने में अच्छे से आपको समझाया था कि वहाँ पे आपके पास में न्यूट्रॉन ही बताया था, पर बाई मिस्टेक बोला गया कि आपके पास में जो एक ऐसे कण का नाम बताइए जो क्या होता है, उदासीन होता है, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। वो होता है आपके पास में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन नहीं होता है। प्रोटॉन के ऊपर तो आपके पास में धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, ऋण आवेश होता है। इसलिए ध्यान देना कि आपके पास में वो है कण कौन सा होगा जिसके ऊपर कोई चार्ज उपस्थित नहीं होता है, वो होता है आपके पास में न्यूट्रॉन। तो वो बाई मिस्टेक गलती से बोला गया कि आपके पास में प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन नहीं, वो क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। और इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हम जो लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो टॉपिक था आपके पास में विद्युत धारा, और विद्युत धारा के बारे में हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास में विद्युत धारा क्या होती है और विद्युत धारा के अंदर से किस प्रकार के क्वेश्चन निकलते हैं और हम उनको किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो उससे आगे आपके पास में टॉपिक आया था कि आपके पास में विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है। तो आपके पास में जो विद्युत धारा है वो आपके पास कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। पहली होती है आपके पास में प्रत्यावर्ती धारा, और जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट, और दूसरी होती है आपके पास में दिष्ट धारा, जिसको बोला जाता है डायरेक्ट करंट। तो आपके पास में जो धारा होती है, विद्युत धारा होती है, कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। अब उसके अंदर आपके पास में फर्स्ट आई थी आपके पास में प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रत्यावर्ती धारा होती क्या है। तो वह धारा जिसका मान समय के साथ आवर्ती के रूप में क्या होता है, परिवर्तित होता है, तो वह धारा क्या कहलाती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। सेकंड डेफिनेशन हमने क्या बताई थी कि आपके पास ऐसी धारा जिसका मान समय के साथ ज्यावक्रीय रूप में, या आवर्ती भी बोल सकते हो, ज्यावक्रीय रूप में क्या होती है, परिवर्तित होती है, तो वह धारा क्या कहलाती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। और समय तथा आवर्ती के मध्य हमने क्या बनाया था, ग्राफ बनाया था, और ग्राफ क्या आया था आपके पास में, इस साइड हमने आवर्ती ली थी जिसको हम तीन मानों से प्रदर्शित कर सकते हैं, न्यू, एन और एन, और इस साइड आपके पास में क्या था, समय था, क्या था, समय। तो जब आवर्ती और समय के मध्य ग्राफ खींचा जाता है तो डेफिनेशन के अंदर बोला गया है कि आपके पास में धारा कैसी होगी, ज्यावक्रीय होगी। तो यहाँ पे इसका ग्राफ निम्न प्रकार से प्राप्त होता है। अब यहाँ पे ध्यान देना भाई कि आपके पास में ज्यावक्रीय के अंदर प्रत्यावर्ती धारा के अंदर दो समीकरण निकल के आते हैं। एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण होता है और एक प्रत्यावर्ती वोल्टा का समीकरण होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा का जो समीकरण होता है, आई बराबर कितना होता है, आई नोट साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे आपके पास में जो आई नोट ओमेगा टी है वो आपके पास में क्या है, तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे आई नोट है प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान, जिसको बोला जाता है शिखर मान। क्या बोला जाता है, शिखर मान। सेकंड आपके पास में है प्रत्यावर्ती वोल्टा का समीकरण, तो V बराबर V नोट साइन ओमेगा टी। यहाँ ओमेगा नोट टी उनके मध्य कला है, क्या है, कला, कि आपके पास में जो प्रत्यावर्ती धारा है कौन सी कला के अंदर प्रवाहित हो रही है, या प्रत्यावर्ती जो वोल्टा है कौन सी कला के अंदर प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पे आपके पास में जो V नोट है, V नोट आपके पास में प्रत्यावर्ती वोल्टा का अधिकतम मान या प्रत्यावर्ती वोल्टा का शिखर मान बोला जाता है। तो ये हो गया था आपके पास में इसका ग्राफ। अब उससे आगे आपके पास में प्रत्यावर्ती वोल्टा की जो विशेषताएं हैं और उसके अंदर से किस प्रकार के क्वेश्चन निकलते हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपके पास में पहला जो क्वेश्चन निकलता है वो क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा का जो आधा भाग है वो धनात्मक तथा शेष जो आधा भाग होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है।
तो प्रत्यावर्ती जो धारा है इसके दो भाग होते हैं, आधा भाग धनात्मक होता है, आधा भाग क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो ध्यान देना भाई, यहाँ पे मैंने नोट भी कर दिया था कि प्रत्यावर्ती धारा आधे भाग के लिए धनात्मक तथा शेष आधे भाग के लिए क्या होती है, ऋणात्मक होती है। उससे आगे क्वेश्चन आया था कि भारत के अंदर प्रत्यावर्ती धारा की आवर्ती कितनी होती है। तो भारत के अंदर प्रत्यावर्ती धारा की आवर्ती कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। तो प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल क्या होगा, प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल क्या होगा। तो मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि आवर्ती और आवर्तकाल एक दूसरे से क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा का जो आवर्तकाल t होगा वो प्रत्यावर्ती धारा के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती के मान के समान होगा। तो यहाँ पे हो गया आवर्तकाल समानुपाती होगा 1 में आवर्ती, ठीक है। उससे आगे अभी हमने बताया है कि भारत के अंदर प्रत्यावर्ती जो धारा होती है उसकी आवर्ती कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। तो उसका आवर्तकाल हम आसानी से निकाल सकते हैं। आवर्तकाल t बराबर कितना होगा, 1 में 50 बराबर हो जाएगा 0.02 सेकंड। तो ये हो गया इसका आवर्तकाल। आवर्तकाल का मतलब होता है आपके पास में कि प्रत्यावर्ती धारा एक कंपन या एक संपूर्ण चक्कर कितने समय में पूरा करती है। तो इसका समय हमने निकाल लिया है 0.02 सेकंड, 0.02 सेकंड। अगर आपसे कोई पूछ ले, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले कि प्रत्यावर्ती धारा एक संपूर्ण चक्कर कितने समय में पूरा करती है, तो हो जाएगा आपके पास में 0.02 सेकंड। उससे आगे अब यहाँ पे कई बार क्वेश्चन निकल जाता है कि अमेरिका के अंदर प्रत्यावर्ती जो धारा है उसकी आवर्ती कितनी होती है, कितनी होती है भाई, 60 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है, 60 हर्ट्ज होती है। उससे आगे एसी धारा या प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टा का मान नियत नहीं होता है, वोल्टा का मान नियत नहीं होता है, क्योंकि इसका मान घटता और बढ़ता रहता है। तो इस बात को ध्यान रखना भाई कि प्रत्यावर्ती वोल्टा का मान कभी भी नियत नहीं रहता है, क्योंकि इसका मान घटता और बढ़ता रहता है। वैसे अपने यहाँ पे प्रत्यावर्ती वोल्टा का जो मान होता है कितना होता है, 220 वोल्ट होता है, जो हम घरेलू परिपथ के अंदर उपयोग करते हैं। और इसका जो अधिकतम मान होता है वो कितना होता है, 311 वोल्ट होता है। कितना होता है, 311 वोल्ट होता है। तो ध्यान दे लेना कि घरेलू परिपथ के अंदर आपके पास में जो प्रत्यावर्ती वोल्टा होती है वो कितनी होती है, 220 वोल्ट होती है। और आपके पास में उसका अधिकतम जो मान होता है कितना होता है, 311 वोल्ट होता है। उससे आगे आपके पास में एसी या प्रत्यावर्ती जो धारा होती है इसको संग्रहित नहीं किया जा सकता, इकट्ठा नहीं किया जा सकता, ठीक है। कहने का मतलब आपके पास में प्रत्यावर्ती धारा का विद्युत लेपन में उपयोग नहीं किया जाता है। किसका किया जाता है, आगे जो जब क्वेश्चन आएगा मैं आपको समझाऊंगा। इसको मैं रब कर रहा हूं। अभी इसकी जो आगे की जो विशेषताएं हैं, आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अब इससे आगे आपके पास में क्वेश्चन निकल के आता है, क्या प्रत्यावर्ती धारा मनुष्य को आकर्षित या प्रतिघर्षित करती है। या तो आकर्षित करेगी या प्रतिघर्षित, बिल्कुल नहीं। जो आपके पास में प्रत्यावर्ती धारा होती है वो मनुष्य को आकर्षित और प्रतिघर्षित दोनों करती है, आकर्षित और प्रतिघर्षित दोनों करती है। डीसी क्या करती है वहां पे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हम नोट करेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा मनुष्य को आकर्षित तथा प्रतिघर्षित दोनों करती है। तो यहां पे नोट करेंगे प्रत्यावर्ती धारा मनुष्य को आकर्षित तथा प्रतिघर्षित
दोनों करती है। आकर्षित तथा प्रतिकर्षित दोनों करती है। तो यहाँ पे आपके पास में जो प्रत्यावर्ती धारा है वो आकर्षण की प्रकृति और प्रतिकर्षण की प्रकृति दोनों को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। अब अगला क्वेश्चन है, क्या प्रत्यावर्ती धारा की कोई दिशा होती है? नहीं, प्रत्यावर्ती धारा की कोई दिशा नहीं होती है। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे, प्रत्यावर्ती धारा की कोई दिशा नहीं होती। प्रत्यावर्ती धारा की कोई दिशा नहीं होती। प्रत्यावर्ती धारा की कोई दिशा नहीं होती है। स्टार्टिंग में भी मैंने बता दिया था कि जो धारा होती है वो आपके पास में क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। तो आपके पास में प्रत्यावर्ती धारा की कोई दिशा नहीं होती है। उससे आगे आपके पास में क्वेश्चन निकल के आता है कि प्रत्यावर्ती धारा का जो सांकेतिक चिन्ह होता है वो कैसा होता है, कि आप प्रत्यावर्ती धारा को हम कौन से चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे नोट करेंगे, प्रत्यावर्ती धारा का संकेत, प्रत्यावर्ती धारा का संकेत निम्न होता है। ये आपके पास में प्रत्यावर्ती धारा का संकेत है। जब संकेत की बात आएगी वहां पे सारे संकेत करवाएंगे कि आपके पास में इस संकेत से किसको प्रदर्शित करते हैं, इस संकेत से किसको प्रदर्शित करते हैं। परंतु यहाँ पे आपके पास में प्रत्यावर्ती धारा के संकेत की बात हो रही है। तो प्रत्यावर्ती धारा का संकेत ये होता है, इस प्रकार से होता है। उससे आगे आपके पास में जो क्वेश्चन निकल के आएगा वो क्वेश्चन आपके पास में कि प्रत्यावर्ती धारा के एक संपूर्ण चक्कर के अंदर औसत मान कितना होता है, 0 होता है। प्रत्यावर्ती धारा के अंदर जो औसत मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे भाई नोट करेंगे हम, प्रत्यावर्ती धारा के एक संपूर्ण चक्कर में औसत मान शून्य होता है, 0 होता है। तो इस बात को नोट कर लेना भाई कि प्रत्यावर्ती धारा के एक संपूर्ण चक्कर के अंदर औसत मान क्या होता है, 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा 2 भागों में चलती है। इसका आधा भाग क्या होता है, धनात्मक होता है और आधा भाग क्या होता है, ऋणात्मक होता है। जितना भाग धनात्मक होगा उतना ही भाग क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इस कारण से इसका जो औसत मान होगा वो क्या होगा, आपके पास में 0 होगा। और प्रत्यावर्ती धारा के आधे भाग, धनात्मक आधे भाग के लिए प्रत्यावर्ती धारा का मान, औसत मान कितना होता है। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा के आधे धनात्मक भाग के लिए जो औसत मान होता है 0.637 आई नोट होता है। कितना होता है, 0.637 आई नोट होता है। ये धनात्मक भाग के लिए। ऋणात्मक भाग के लिए इसके आगे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे प्रत्यावर्ती धारा के आधे भाग के लिए औसत मान 0.637 आई नोट होता है, आई नोट होता है। अब यहाँ पे ध्यान देना भाई, आई नोट के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि आई नोट क्या होता है। ये होता है आपके पास में प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान या औसत मान। ये आधे भाग के लिए
आधे धनात्मक भाग के लिए भैया, कौन से भाग के लिए है? धनात्मक भाग के लिए। तो धनात्मक भाग के लिए आपके पास में औसत मान इतना है, तो प्रत्यावर्ती धारा के आधे ऋणात्मक भाग के लिए, तो यहां पे लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा के ऋणात्मक भाग के लिए, ऋणात्मक भाग के लिए औसत मान -0.637 आई नोट होता है, आई नोट होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रत्यावर्ती धारा के एक संपूर्ण चक्कर के अंदर औसत मान कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि आपके पास में धनात्मक भाग के लिए ये है और ऋणात्मक भाग के लिए ये है। जब इनका औसत निकालेंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे तो मान कितना आएगा? 0 आएगा। तो प्रत्यावर्ती धारा के एक संपूर्ण चक्कर के अंदर औसत मान कितना होगा? 0 होगा। उससे आगे आपके पास में क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा को हम डीसी में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? डीसी में बदलते हैं या दिष्ट धारा में बदलते हैं, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? तो प्रत्यावर्ती धारा को डीसी में बदलने के लिए या दिष्ट धारा में बदलने के लिए हम रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर के अंदर आपके पास में कौन कौन से उपकरण आते हैं? अर्ध तरंगे दिष्टकारी और पूर्ण तरंगे दिष्टकारी। कहने का मतलब हम दिष्टकारी का उपयोग करते हैं। दिष्टकारी क्या होता है कि वह उपकरण जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में क्या करता है? परिवर्तित करता है। तो वह उपकरण क्या कहलाता है? आपके पास में दिष्टकारी कहलाता है। क्वेश्चन बनेगा किस प्रकार से कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? या तो आएगा रेक्टिफायर, या आएगा आपके पास में अर्धतरंग दिष्टकारी या पूर्ण तरंग दिष्टकारी। अर्धतरंग दिष्टकारी क्या होता है? ये प्रत्यावर्ती धारा के आधे मान को ही डीसी में कन्वर्ट करता है। और पूर्ण तरंग दिष्टकारी क्या होता है कि प्रत्यावर्ती धारा के संपूर्ण मान को किसमें परिवर्तित करता है? डीसी में परिवर्तित करता है। तो वो आप होगा आपके पास में पूर्ण तरंगे दिष्टकारी। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे प्रत्यावर्ती धारा को एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए, एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए रेक्टिफायर या यहां पे आप लिख सकते हो अर्ध तरंग दिष्टकारी या पूर्ण तरंग दिष्टकारी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना भाई। कई बार वहाँ पे ट्रांसफॉर्मर भी मिलेगा आपको कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। वहाँ पे क्वेश्चन आ गया, जैसे रेक्टिफायर आ गया, ट्रांसफॉर्मर आ गया। तो ट्रांसफॉर्मर नहीं करना है आपको क्या करना है? रेक्टिफायर करना है। या आपके पास में अर्ध तरंग दिष्टकारी या पूर्ण तरंग दिष्टकारी भी आ सकता है। तो अर्ध तरंग दिष्टकारी या पूर्ण तरंग दिष्टकारी भी कर सकते हैं, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो आपके पास में प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को कम या ज्यादा करने के काम आता है। वो एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं करता है। तो ध्यान दे लेना कि आपके पास में ट्रांसफॉर्मर की सहायता से प्रत्यावर्ती धारा को कम या ज्यादा किया जाता है या प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को घटाया या बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे नोट करेंगे हम ट्रांसफॉर्मर की सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता या प्रत्यावर्ती वोल्टता को घटाया या बढ़ाया जाता है।
किस प्रकार से बढ़ाते हैं और किस प्रकार से घटाते हैं, इसके बारे में जब अपना टॉपिक आएगा ट्रांसफॉर्मर, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, बात करेंगे। और ट्रांसफॉर्मर किसके सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है उसमें भी वहीं पे डिस्कस करेंगे। तो जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो अननोन प्रेरण के सिद्धांत के ऊपर क्या करता है, कार्य करता है। तो और प्रत्यावर्ती बोलता है प्रत्यावर्ती धारा के मान को किस प्रकार से बढ़ाता है और किस प्रकार से घटाता है, इसके बारे में डिस्कस हम आगे करेंगे। तो ये हो गया आपके पास में ट्रांसफॉर्मर की सहायता से हम क्या कर सकते हैं और रेक्टिफायर की सहायता से हमें क्या कर सकते हैं। उससे आगे आपके पास में घरेलू परिपथ के अंदर आपके पास में जो आपके पास धारा आती है वो कौन सी धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा होती है। कौन सी होती है, प्रत्यावर्ती धारा होती है। ध्यान देना, जो डीसी धारा होती है वो केवल बैटरी, सेल और जो आपके पास में स्थायी धारा का जो उपकरण होते हैं उनके अंदर ही डीसी होती है। बाकी आपके पास में जो घरेलू परिपथ होता है, घरेलू परिपथ के अंदर कौन सी धारा होती है, एसी या प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे प्रत्यावर्ती धारा घरेलू परिपथ में एसी धारा प्रवाहित होती है। घरेलू परिपथ में एसी धारा प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। ये हो गया आपके पास में, इसके अंदर से जितने क्वेश्चन निकल रहे थे वो क्वेश्चन हमने सॉर्ट आउट कर लिए हैं। अब इससे आगे इसके अंदर और भी जो क्वेश्चन निकलेंगे, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, उनका सीरीज हम एक साथ बनाएंगे, क्योंकि आपके पास में सीरीज से चलेंगे कि 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन, उन सब का लास्ट में जाके जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा वहां पे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है कि एक कूलाम आवेश के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन मैं नोट कर रहा हूं। क्वेश्चन आपके पास में एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक कूलाम आवेश के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। यहाँ पे आपके पास में क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करना है, ध्यान से सुनना। कि आपके पास में आवेश का मान कितना दे रखा है, 1 कूलाम दे रखा है, और उसके अंदर हमें किसका मान निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास में दिया गया क्या क्या है आपके पास में, Q बराबर कितना दे रखा है, 1 कूलाम दे रखा है। Q बराबर कितना दे रखा है, 1 कूलाम दे रखा है। अब हम जानते हैं कि आपके पास में यहाँ पे Q बराबर हो गया 1 कूलाम, और हम जानते हैं Q बराबर कितना होता है, NE। Q बराबर आपके पास किसी भी वस्तु के ऊपर जो कुल आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। Q बराबर हो गया NE। यहाँ पे आपके पास में N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E है आपके पास में इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश। लिख दो, यहाँ N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहाँ N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और आपके पास में यहाँ जो E है वो आपके पास में इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो अब यहाँ पे ध्यान देना भाई, मान किसका निकालना है, हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान निकालना है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान हम किस प्रकार से निकालेंगे, यहाँ पे Q बराबर आवेश बराबर कितना दे रखा है, 1 कूलाम दे रखा है। तो 1 कूलाम बराबर आपके पास में N गुणा आपके पास में इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है, E बराबर कितना होता है आपके पास, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस में 19 कूलाम होता है। E बराबर कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तो ये मान यहाँ डालेंगे 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस में 19 कूलाम।
कूलाम से कूलाम क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इस संख्या को इस साइड भेजेंगे तो n बराबर कितना होगा, 1 बटा कितना होगा, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस में 19। ठीक है भाई। अब आपके पास में इस मान को हम ऊपर भेजेंगे तो n बराबर कितना मान हो जाएगा आपके पास में, 1 गुणा 10 की पावर कितना होगा, 19 बटे कितना हो जाएगा, 1.6। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या चला जाएगा, 0 चला जाएगा। तो आपके पास में n बराबर कितना मान हो जाएगा, यहां से एक 0 और लगा लो, क्योंकि 10 के अंदर 16 का भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पे एक 0 और लगा लो। 100 गुणा 10 की पावर, यहाँ एक 0 इसको दे दिया हमने, तो पावर कितनी बचेगी, 18। तो यहाँ कितना हो गया आपके पास, 10 की पावर 18 बटे कितना हो गया, 16। अब इस संख्या को हम काटेंगे तो यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसका मान आएगा आपके पास में 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी होगी आपके पास में, 18। इसका कोई मात्रक नहीं होगा भाई, ये नंबर है, ये क्या है, नंबर है, तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा। तो इस संख्या को हम सोल्व करके एक कूलाम आवेश के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। कितना भी कूलाम आवेश हो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए इस सूत्र को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, Q बराबर कितना होगा, NE। तो ये हो गया आपके पास में अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट के अंदर किसी भी भैया बहना को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स में बताइए, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये हो गया आपके पास में प्रत्यावर्ती धारा। अब अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपके पास में दिष्ट धारा। तो दिष्ट धारा के बारे में पढ़ेंगे हम अगली क्लास में।